इस स्लाइड से मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहूंगा कि किस तरह से ये जो प्रोसीजर है केमिकल रिएक्शंस के स्टेप बाय स्टेप चले और किस तरह से सबसे पहली लाइफ फॉर्म देखने को अर्थ के सरफेस पे मिली होगी। देखिए ये सारी कहानियां थ्योरी बेस्ड है। आज तक अभी कोई भी साइंटिस्ट ये प्रूव नहीं कर पाया है कि एक्चुअल में लाइफ फर्स्ट टाइम किस तरह से बनी होगी, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए हमें लेबोरेटरी या कहीं आर्टिफिशियल कंडीशन में सबसे पहले एक सेल को बनाना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए नहीं रही है। हाँ, हम उस सेल के कंस्टिट्यूएंट्स को या कंपोनेंट्स को बनाने में कामयाब हुए हैं, जो कि इस थ्योरी के बाद हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद कई सारे साइंटिस्ट ने वो सेम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और उनको डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हुए देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए कोई साइंटिस्ट अभी पहली बार सेल को नहीं बना पाया है, इसलिए हम कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि ऑपन हेल्डन की जो थ्योरी थी, जिसको आपने मॉडर्न थ्योरी या मैं कहूँ केमिकल एवोल्यूशन या कीमोजेनी के तौर पर कंसीडर किया है, वो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझाने में कामयाब हुई है कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस का 100% इन्वॉल्वमेंट रहा होगा इन दी ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो शुरुआत कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक ब्रीफ दिया इसको स्लाइड को दिखाने से पहले, कि एटॉमिक स्टेट फर्स्ट कन्वर्ट हुई मॉलिक्यूलर स्टेट में, जिसमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट अर्थ का एटमॉस्फेयर अपने आप उसे प्रोवाइड उसने की। जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने कहा कि एक तो रेडिएशन का इनकमिंग था, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स नहीं थे जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट बैक कर सके। तो जितनी भी सन की रेडिएशंस थी, खासतौर पे यूवी रेडिएशन ने या यूवी रेज ने अपना बड़ा मेजर रोल यहाँ पे प्ले किया है, उन्हें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम किया। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स चल रही थी, अर्थ का क्रस्ट, ये अर्थ अभी ताजा ताजा बनी हुई थी, और वैसे ही वो काफी हाई टेम्परेचर पे थी, तो वो टेम्परेचर ने भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम किया होगा। कई सारे गैसेस क्लाउड्स के अंदर जो लाइटनिंग या थंडरिंग फिनोमिना रहा होगा, उन स्पार्क्स ने भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम किया होगा। और साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्थ का जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट है वो रिड्यूसिंग इन नेचर रहा होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि इस सोलर सिस्टम का जो हमारी मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी के अंदर जो सन है, जिसको हम एज अ कोर पॉइंट मानते हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि बिग बैंग थ्योरी में मैंने आपको ये समझाया कि एक यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरह से हो, और यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज हैं, जिनमें हम भी एक गैलेक्सी के पार्ट हैं, उनका ओरिजिन किस तरह के डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स के थ्रू हुआ। और उन डिस्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंटर में था, जो कोर था, वो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे था, जो कि आज के तौर पर हम अगर अपनी गैलेक्सी की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें, वो सन है। और सन के अंदर जो एबंडेंट एटम कहें या एलिमेंट कहें, वो हाइड्रोजन है। तो डेफिनेटली हम भी उसी के हिस्से हैं, बस सिर्फ फर्क इतना है कि हम सन से थोड़ा दूर जा चुके हैं। तो 100% कहीं ना कहीं जब अर्थ का ओरिजिन चल रहा होगा, तो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस में सबसे ज्यादा एबंडेंसी, ये सबसे ज्यादा एबंडेंट हाइड्रोजन जैसी गैस रही होगी। और इसीलिए आज के दौर पर जब हम देखते हैं कि चीजों की ऑक्सीडेशन होती है, बिकॉज ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। बट अगर यही चीज हम प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में बात करें, तो उस वक्त हाइड्रोजन का ज्यादा एबंडेंट होना चीजों का या बाकी मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन करवाया करता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि जो एटॉमिक स्टेट थी, वो एटॉमिक स्टेट के अंदर हमारे पास कई सारे एटम्स थे या कहीं एलिमेंट्स थे, जिसके अंदर एबंडेंसी या सबसे ज्यादा एबंडेंट हाइड्रोजन था। और यही कारण था कि एनवायरनमेंट प्रिमिटिवली, जब शुरुआती दौर की बात की जाए, तो रिड्यूसिंग इन नेचर था। अच्छा, और ये जो रिएक्शंस हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो रहा होगा। तो डेफिनेटली ये रिएक्शंस भी उसी दौर के हैं। इसलिए जितनी भी चीजें हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, वो कोई मोमेंट्री नहीं है, बहुत कम समय में नहीं हुई है, कुछ हजारों या लाखों सालों में नहीं हुई है, बल्कि उनको करोड़ों साल लगे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें, तो सबसे पहले एटॉमिक स्टेट की बात करते हैं। एटॉमिक स्टेट को रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की गई, उसके लिए आपके पास यूवी रेज, लाइटनिंग, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, हाई टेम्परेचर का होना, ये सारी एनर्जीज की तरह, ये सोर्स की तरह इन्होंने काम किया। और जो इनका टेंटेटिव टाइम हम बताते हैं, वो ऑलमोस्ट अर्थ के ओरिजिन के आसपास बताते हैं, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब एटॉमिक स्टेट से कन्वर्जन हुई मॉलिक्यूल स्टेट में। मॉलिक्यूल स्टेट में आप देखें तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, नाइट्रोजन रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इवन मीथेन में कार्बन है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स बने, सबकी रिडक्शन नहीं हुई होगी, बट ज्यादातर रिड्यूसिंग प्रोसेसेस या रिएक्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल स्टेट के बाद
फिर से क्या हुआ होगा, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर स्टेट में आपके पास एक वाटर है जो कि अभी वेपोराइज्ड फॉर्म में है। अब वाटर वेपोराइज्ड फॉर्म के अंदर है और अभी टेम्परेचर हाई है, तो धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू होगा, जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में, अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में है, उनकी कंडेंसेशन होना शुरू होगी, और कंडेंसेशन के थ्रू क्या होगा, बारिश होना शुरू होगी। और उस बारिश को जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हुई, हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, टॉरेंशियल रेन। अब बारिश के बाद क्या होगा, क्योंकि अभी देखिए अर्थ का जो सरफेस है वो सूखा है, उस पर कोई वाटर की प्रेजेंस नहीं है, पर जैसे ही बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, और ये बारिश भी कई साल चली होगी, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, अर्थ के अंदर या अर्थ सरफेस पे जितने भी कहे तो क्रिवेसिस थे, खाइयां थी, गहराइयां थी, उन सबको भर दिया, और अल्टीमेटली एक ओशन का ओरिजिन हुआ, और उस ओशन को हमने स्पेशल नाम दिया, बोला हॉट डिल्यूट या प्रीबायोटिक सूप। इसको हॉट डिल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप कहने का कारण सिर्फ यही है, क्योंकि जब बारिश हुई, वाटर वेपर्स जब कंडेंस होके वापस से अर्थ के सरफेस पे आए, तो उन्होंने इन सारे मॉलिक्यूल्स को साथ में क्या कर दिया, वॉश करते हुए, साथ में ले जाते हुए इन्होंने ओशन के अंदर डाल दिए। तो अब ओशन जो था वो एबंडेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्टेट में खास तौर पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भरा हुआ था, बट स्टिल वो जो ओशन था, अभी भी उस ओशन के अंदर जो सारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आए, इकट्ठे हुए, वो आपस में रिएक्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी भी अर्थ का एटमॉस्फेयर एक तो रिड्यूसिंग था, और साथ साथ में जितनी भी सोर्स ऑफ एनर्जीज थी वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट थी। अर्थ का क्रस्ट या अर्थ का सरफेस भी बहुत हॉट था, तो ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी ने क्या किया कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को जो अल्टीमेटली एक ओशन में आए, उनके बीच में एज अ रिएक्शन करवाने का एक तरह से अपना योगदान दिया। क्यों, एनर्जी है, इनको बस आपस में रिएक्शन करना है, और एनर्जी के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर खुद जिम्मेवार है। तो यहाँ पे देखें, तो मॉलिक्यूलर स्टेट को अल्टीमेटली जब टॉरेंशियल रेन के थ्रू सारे मॉलिक्यूल्स को, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को, इस बात का ध्यान रखना, अल्टीमेटली ओशन में लाया गया, तो वहां पे फिर से रिएक्शंस उन इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में हुए, और वो अल्टीमेटली रिएक्शंस में क्या रिजल्टेंट हुआ, हमारे पास कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस होना शुरू हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन जैसे फंक्शनल ग्रुप हुए। अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन जैसे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो हमारी शुगर्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। हमारी शुगर का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नेचर क्या है, कि उनमें फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्लूकोज, एक एल्डोज शुगर है जिसके अंदर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, और अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन होता है। कोई भी शुगर बिना फंक्शनल ग्रुप के शुगर नहीं खिलाई जा सकती, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप बात करें, तो एल्डिहाइड कीटोन जैसे फंक्शनल ग्रुप बने, आपके पास यहाँ पे हेक्सोज पेंटोज जैसी शुगर बनी, 5 कार्बन शुगर, 6 कार्बन शुगर, 6 कार्बन शुगर में अगेन ग्लूकोज फ्रक्टोज सबसे बड़ा एग्जांपल है। पेंटोज अपने आप में बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर बात करें राइबोज शुगर की, राइबोज शुगर डीएनए और आरएनए का मेन कंपोनेंट होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी होता है और आरएनए के अंदर सिंपल राइबोज शुगर होता है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे उन कॉम्प्लेक्स, ये कहें उन मैक्रो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए जिन जिन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जरूरत थी, वो धीरे धीरे इस हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप, जिसको आप एक प्रिमिटिव ओशन की तरह तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, वो वहां पे बनना शुरू हुआ। अमाइनो एसिड्स का भी यहाँ पे ओरिजिन हुआ, ग्लिसरॉल का भी यहाँ पे ओरिजिन हुआ। देखिए अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन्स के, तो अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो अल्टीमेटली किसको बनाते हैं, किसको सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। और हमें पता है कि प्रोटीन ज्यादातर एंजाइमेटिक तौर पर काम करते हैं, उनके बिना कोई काम या कोई रिएक्शन चल नहीं सकता। साथ में वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के भी हिस्से होते हैं। देखिए, तो आप यहाँ पे फिर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटॉमिक स्टेट से, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो रिएक्शंस हुए उससे बना। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं केमिकल बेस्ड रिएक्शंस है, और इसीलिए इस तरह के एवोल्यूशन को हमने एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी दी, कीमोजेनी। तभी मैं कहता हूँ कि मॉडर्न थ्योरी कहें या अपन हेल्डन थ्योरी कहें, वो एक तरह के कीमोजेनी है, एक तरह का केमिकल एवोल्यूशन है। और उनके कहने का मतलब यही था कि जितना भी ओरिजिन हुआ होगा लाइफ का, उससे पहले जो लाइफ को या पहले सेल को बनाने के लिए कंपोनेंट्स बने होंगे, उन सारे कंपोनेंट्स का जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, वो 100% केमिकल रिएक्शन बेस्ड होगा। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, अभी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके बीच में फिर से क्या हुआ, रिएक्शंस हुए होंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल पानी के अंदर है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं बार बार, एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, सब कुछ है। तो ये सारा जो खेल है यहाँ पर, ये अब ओशन में शुरू हुआ। देखिए, यहां तक सारी कहानी थी आपके
वॉल्केनिक आपके प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेसेस चल रहे थे या प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिएक्शन चल रहे थे, बट टोरेंशियल रेन होने के बाद जो रिएक्शंस है, जो केमिस्ट्री है, वो अब ओशन के अंदर आ गई है और उसी ओशन को आपने हॉट डिल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप के तौर पर कंसीडर किया। ठीक है, अब एल्डिहाइड, कीटोन या हेक्सोन ये सब जो कि एज अ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर कंसीडर हुए हैं, इनके बीच में फिर से रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अल्टीमेटली अर्थ का एटमॉस्फेयर ही उन्हें सपोर्ट कर रहा है और अल्टीमेटली क्या बना, प्रोटीन्स बने। प्रोटीन्स बड़ी सिंपल सिंपल फॉर्म में थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आते ही या बनते ही एंजाइमेटिक या एंजाइम के तौर पर काम उन्होंने करना शुरू किया, नहीं, सिंपल प्रोटीन्स बने, पॉलीसेक्रिहाइड्स बने, फैट्स बने, न्यूक्लियोटाइड्स बने। ठीक है, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो कि अभी सेल्फ रेप्लिकेटिव नहीं थे। और यहाँ पे सबसे पहला सिंथेसिस हुआ किसका, मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल के जो प्रोटोप्लाज्म को आप कंसीडर कर सकते हैं उसका। और ये सारा कहानी देखिए एटमॉस्फेयर से शुरू हुई, ओशन में आ गई, इसलिए कहते हैं कि जो सबसे पहली लाइफ बनी होगी 100% वो वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई होगी। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। ठीक है, अब इस स्लाइड के अंदर क्या समझाने की कोशिश की गई है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए अब सारी कहानी आपकी कहां पे आ गई, प्रिमिटिव ओशंस में आ गई। ऊपर मेंशन किया गया है मैंने, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा स्लाइड को। प्रिमिटिव ओशंस के अंदर आपके पास सारे रिएक्शंस चलना शुरू हो गए, जिसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो है वो फिर से उनके बीच में रिएक्शन हुआ होगा 100%। और रिएक्शन के लिए जो एनर्जी अगर इस्तेमाल करनी है तो डेफिनेटली अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के पैरामीटर्स जो भी अर्थ में कंडीशंस हुई होंगी, उन्होंने अपने आप उस सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम किया होगा। और अभी भी आपकी कीमोजेनिक केमिकल एवोल्यूशन चल रहा है, प्रिमिटिव ओशन है, एनवायरनमेंट फिलहाल के लिए अभी रिड्यूसिंग ही है, कोई ऑक्सीजन का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। अब सबसे पहले इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को यूज करते हुए प्रोटोबायोन्ट्स का, यहां पे टी लगा लीजिएगा, ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स का ओरिजिन हुआ होगा। अब ये जो प्रोटोबायोन्ट्स है ये है क्या, ये बड़ी एक ड्रॉपलेट फॉर्म है। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्म है। इसमें जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक कोलाइडल ड्रॉप बना दिया उस ओशन के अंदर। ठीक है, और उस कोलाइडल ड्रॉप की कुछ नेचर को हमने स्टडी किया है, नेचर को समझा होगा, सोचा होगा, समझा तो क्या है, सोचा होगा कि हाँ वो ड्रॉपलेट के तौर पे तो बन गए। मतलब ड्रॉपलेट बनने का मतलब है कि यहाँ पर सेल बनने की शुरुआत है। अगर हम सेल को ध्यान से देखें तो सेल में जो बाउंड्रीज होती हैं, जो कि मेम्ब्रेन या वॉल के तौर पर आप कंसीडर कर सकते हैं, वो बाउंड्रीज सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आइसोलेट करती है, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी रिएक्शन चल रहा है उसका जो प्रोडक्ट बने वो बाहर के किसी कंपोनेंट या किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके अनस्टेबलाइज ना हो जाए। वो एक्चुअली में क्या करे, उस सेल को या उस पूरे सिस्टम को संभालने में या उसे स्टेबलाइज करने में अपना योगदान दे या कंट्रीब्यूशन दे, आप इस तरह से मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेल का बनना यहां पर दिख रहा होगा तो उसका सबसे पहला कदम होगा कि बाकी के एनवायरनमेंट से उन सारे कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना जो कि बाद में सेल के प्रोटोप्लाज्म के हिस्सा बनेंगे। अगर आइसोलेशन नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन जो है वो किसी भी स्टेबल प्रोडक्ट में अल्टीमेटली कन्वर्ट नहीं होने वाला है। वो रैंडमाइजेशन चलती रहेगी, एक के बाद रिएक्शन होते रहेंगे, तो कोई स्टेबल चीज ही नहीं बनेगी। और जब कोई स्टेबल चीज नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली सेल के कंपोनेंट्स की तरह कैसे बिहेव करेंगे सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस तरह से आइसोलेशन हुई, एक कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना। उसकी कुछ नेचर थी क्या, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था, ठीक है, बट लाइफ की तरह शो तो कर रहा है अपने आप को, वो अपने साइज को ग्रो कर सकता था, आसपास के जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनको ऑब्जर्व करके अपना साइज बढ़ा सकता था। और कुछ सिंपल मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसके अंदर रहे होंगे या एग्जिबिट करता होगा। और इसी चीज को लेकर कुछ साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट बड़े फेमस है, एक ऑपरेन है और एक सिडनी फॉक्स है। मैंने इनके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जस्ट टू मेक यू मेमोराइज कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी यूज की जा सकती है। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ऐसे ही ड्रॉपलेट्स को बनाने की कोशिश की। तो जो ऑपरेन ने बनाया, उन्होंने कहा क्या किया कि कुछ ड्रॉपलेट्स बनाए, बट वो लिपिड मेम्ब्रेन के बिना थे, ठीक है, और उनको कहा कॉसर्वेट्स। सिर्फ नाम याद रखिएगा, किसने बनाया, ऑपरेन ने। और जो सेकंड साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स, उन्होंने भी ऐसे ड्रॉपलेट्स बनाए, बट उसमें उन्होंने क्या किया कि जो प्रोटीनॉइड्स हैं उनको कवर करवा दिया
थ्रू लिपिड कोट, और उन ड्रॉपलेट्स को उन्होंने नाम दिया माइक्रोस्फीयर। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस इसका मैं इस स्लाइड पे भी नहीं करूंगा, इसके लिए मैं फिर कभी कोई डेडिकेटेड लेक्चर बना दूंगा और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट अब क्या हुआ, ठीक है, ये तो छोटा सा एक टॉपिक था बीच में कि आपको कॉन्सर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हुआ ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। अब प्रोटोबायोन्ट्स की बात, क्योंकि देखिए ये एक पूरी सेल की फॉर्म नहीं है, ठीक है, और ना ही ये सेल की तरह बहुत सारे फीचर शो करता है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आई होंगी। मॉडिफिकेशंस कैसे, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, जो शुरुआत में न्यूक्लिक एसिड बना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बने थे, ये न्यूक्लिक एसिड नॉन रेप्लिकेटिव थे। बट अब हो सकता है कि उस न्यूक्लिक एसिड जो कि एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, उसमें कुछ म्यूटेशंस आई हो, और म्यूटेशन आने के कारण तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टेबल ही नहीं है, यूवी रेज आ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, और लाइटनिंग हो रही है, इतना सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टेबलाइज्ड एटमॉस्फेयर जैसे आज के तौर पे हम देख सकते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे म्यूटेशंस बहुत हुई होंगी, उन्हीं रैंडम म्यूटेशन से कोई ऐसी म्यूटेशन किसी न्यूक्लिक एसिड में रही होगी जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड कैसा क्या बन गया, रेप्लिकेबल बन गया। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें कि जब भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं या सेल अपना नंबर बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर डीएनए या आरएनए जो भी उनके अंदर है वो खुद को रेप्लिकेट करता है, जो कि एक लाइफ का होने का सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो म्यूटेशन की वजह से न्यूक्लिक एसिड में क्या हुआ, रेप्लिकेशन आई। फिर कुछ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ जुड़ गए और क्या बनाया उन्होंने, न्यूक्लियोप्रोटीन बनाया। अब जैसे ही ये न्यूक्लियोप्रोटीन बना, तो न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है कि एक फर्स्ट साइन था लाइफ का, लाइफ होने का नहीं, लाइफ आ रही है इसका, ये फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट साइन था लाइफ का, ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं। देखो अगर आप न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो कई सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्योरली प्रोटीनिशियस नहीं होते, और अगर मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा आपके साथ वर्बली डिस्कस करूं, तो हम ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं और कहीं सारा जगह पे ये क्वेश्चंस देखे भी जाते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दो चीजों का बड़ा नाम है, और आरएनए को फर्स्ट न्यूक्लिक या फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल के तौर पर कंसिडर किया जाता है। उसका कारण ये है कि आरएनए इंफॉर्मेशन और एज अ एंजाइम दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। और इसमें अगर मैं छोटा सा आपके साथ उदाहरण शेयर करूं, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ऐसे कई सारे एंजाइम्स हैं जो हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूंगा एक ऐसे एंजाइम का, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं स्नर्प्स का या एसएनआरपीस का, जो कि स्प्लाइसोसोम्स के तौर पर भी कंसीडर किए जाते हैं। तो ये भी एंजाइम्स हैं जो कि क्या है, जो आरएनए नेचर है बट साथ में प्रोटीन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को डिस्कस करते हुए हम कंसीडर करते हैं वो आरएनए नेचर होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि एंजाइम्स हमेशा प्रोटीनिशियस इन नेचर हो, वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए के तौर पर कंसीडर किए जा सकते हैं। और देखिए अगर एंजाइमेटिक नेचर है न्यूक्लियोप्रोटीन की, तो डेफिनेटली वो किसी न किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और रिएक्शन को करवाने में अगर इन्वॉल्व है तो वो कहीं ना कहीं एक लाइफ हो, एक साइन हो सकता है लाइफ का, कि आने वाले टाइम पे यही न्यूक्लियोप्रोटीन्स लाइफ को बनाने में या पहले सेल फॉर्म को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। दूसरा था कि ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने, ये सब क्लस्टर हो गए, इकट्ठे हो गए, और इन्होंने अपने आप को बाकी के एनवायरनमेंट से अलग कर दिया, अपने आसपास लिपिड की मेम्ब्रेन को मैन्युफैक्चर या सिंथेसाइज कर लिया, और आइसोलेशन में आ गए, और अंदर जो मन कर रहा है, जो रिएक्शन करवाना है वो करवाने लग गए। तो ये कहीं ना कहीं फिर से एक आइसोलेशन का पार्ट बन गया है। और मैं जैसे कि कहता हूं कि आइसोलेशन होना पहले जरूरी है, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। अगर आइसोलेशन नहीं है तो रिएक्शन, मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा है जो फंक्शनल है और जो किसी न किसी चीज को आगे आने वाली फ्यूचर में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, बट अगर वो प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं हुआ, वो बना, उसने किसी और रिएक्टेंट के साथ जो बाहर था या उसके आसपास उसके साथ रिएक्ट किया है, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट में बना दिया, कन्वर्ट हो गया। तो आइसोलेशन का होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो और फर्दर लाइफ फॉर्म को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो यहां पर हम कहते हैं कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ आई, जो कि 3000 मिलियन ईयर्स एगो मानी जाती है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि अब आपका जो प्रोटोसेल्स है, जिनको आपने इओबायोट्स के तौर पर कंसीडर किया, और क्योंकि वो एक नॉन सेलुलर फॉर्म्स थी, वो नॉन सेलुलर फॉर्म्स अब कन्वर्ट हुई किसमें,
इनटू द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम मान के चलते हैं कि उनका जो फॉर्मेशन है वो अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो रहा होगा। अब इसमें क्या है कि देखिए ये जो ईओबायोन्ट्स की बात चल रही है, इसमें मैंने यहाँ पे छोटा सा नोट ऐड किया। इनके अंदर क्या था, आरएनए, प्रोटीन, तभी तो बोला न्यूक्लियो प्रोटीन, साथ में कुछ पॉलीसेक्रिहाइड्स थे, कैप्सूल बना दिया था लिपिड मेम्ब्रेन्स ने, ये लिपिड्स इनको सराउंड कर दिया था, और इनकी एक और नेचर थी कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे। अब ईओबायोन्ट से पहले जहां पे हमने आर्टिफिशियली फॉर्मेशन की, कॉन्सर्वेट्स किया, जो सिंपल एक तरह के ड्रॉपलेट्स थे, कोलाइडल ड्रॉप्स थे, उनमें रिप्रोडक्शन या खुद का नंबर बढ़ाने का कैरेक्टर नहीं था, बट वो कैरेक्टर इन प्रोटोसेल्स या ईओबायोन्ट्स में देखने को मिला। अब यही ईओबायोन्ट्स, ये सारी कहानी अभी प्रिमिटिव ओशन में है, एनवायरनमेंट इज स्टिल रिड्यूसिंग एंड वी आर स्टिल स्टडीइंग व्हाट टाइप ऑफ एवोल्यूशन, कीमोजेनी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बात हम प्रीवियस स्लाइड में करते हैं। देखिए, द मोमेंट प्रोटोबायोन्ट्स फॉर्म, जैसे ही प्रोटोबायोन्ट्स बने, आपके पास यहां पे मैं जरूर कहूंगा कि कुछ चेंज आया। यहां पे टी नहीं लगाया मैंने, तो प्लीज इसको कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, कीमोजेनी चल रही है, ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस रुक गए, केमिकल रिएक्शंस पैरेलली कई और चीजों को बनाने में भी चल रहे होंगे, बट ये प्रोटोबायोन्ट्स के बनने के साथ हमारा एक और एवोल्यूशन साथ में शुरू हो गया, जिसको आपने कहा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन या कहा बायोजेनी। ठीक है, अब मैंने यहां पे कीमोजेनी रोकी नहीं है, क्योंकि कीमोजेनी का रुकना का मतलब होता है कि हमारा एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ये मान के हम चलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस अक्सर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में हुए होंगे, और जैसे ही एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग बना, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट या ऑक्सीजन का प्रेजेंस एनवायरनमेंट में बढ़ने लगा, तो एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, और तभी हम मान के चलते हैं कि उस वक्त हमारा केमिकल एवोल्यूशन जो है वो रुक गया, पर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन चलता रहा। और देखिए, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में मैं और कोई रिएक्शंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फॉर्म को एक बेहतर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे कि प्रोटोबायोन्ट्स है, सिंपल मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट जैसे ही ये थोड़ा सा इनके अंदर मॉडिफिकेशन आता है और ये प्रोटोसेल्स, ये ईओबायोन्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर रेप्लिकेशन, खुद के नंबर को बढ़ाने वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जस्ट लाइक एवोल्यूशन की पहले से जो नेक्स्ट फॉर्म बनी वो ज्यादा बेहतर है। ओके, तो यहां तक मेरा समझाने का मतलब सिर्फ बायोजेनी का था कि बायोजेनी वाली कहानी ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट से शुरू हो गई। अब जहां पे हम बात करते हैं, फिर से आगे हम इधर इस स्लाइड पे, कि आपके पास ईओबायोन्ट्स हैं। अब ईओबायोन्ट्स के अंदर मैंने कहा कि एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड हो गया, जो आपके प्रोटोबायोन्ट से ज्यादा बेटर था, वो था खुद के नंबर को बढ़ाना, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, और जैसे कि ये रिप्रोड्यूस खुद को कर सकते हैं, और क्या है, आरएनए, प्रोटीन्स और पॉलीसेक्रिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, जेंट मॉलिक्यूल्स एक लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर आइसोलेट किए गए हैं, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसका हम ये मान के चलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो ओरिजिन हुआ वो फर्स्ट एज अ नॉन सेलुलर फॉर्म मानते हैं, और इसका जो ओरिजिन है वो 3000 मिलियन ईयर्स अगो रहा होगा। इसके बाद जब इसके अंदर मॉडिफिकेशन आई, तो हम मानते हैं कि सबसे पहला ओरिजिन हुआ किसका, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म का। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले आई होगी। अब ये जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है, टू बी स्पेसिफिक मैं कहूं, ये है आपके प्रोकैरियोट्स। और देखिए, इसमें मैंने एक प्रोकैरियोट का टाइप नहीं बताया, मैंने आपको यहाँ पे टाइम वाइज जो मॉडिफिकेशन हुई प्रोकैरियोट्स में, उस तरह से चीजों को समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स आए होंगे उनकी नेचर कीमो हेटेरोट्रॉफ्स रही होगी, और वो एनारोबिक नेचर रहे होंगे। एनारोबिक तो रहना मजबूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वैसे भी नहीं है, तो डेफिनेटली उन्होंने जो भी रेस्पिरेशन या जो भी एनर्जी फॉर्मेशन की होगी वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की होगी।
तो ये माना जाता है कि जो उस हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर, क्योंकि सब कुछ अभी प्रिमिटिव ओशन के अंदर हो रहा है, उस हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, बने बनाए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने उसकी फर्मेंटेशन की और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फर्मेंटेशन से जो उन्होंने एनर्जी रिलीज करवाई, उस एनर्जी को उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए यूज किया। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो उस हॉट डाइल्यूट सूप में खत्म होना शुरू हो गए, डिप्लीट होना शुरू हो गए। अब जब डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे प्रोकैरियोट्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब दो ही उनके पास रास्ते हैं, या तो आपस में कंपटीशन करें और अपनी पॉपुलेशन को वापस से कम करवा दें, या फिर अपनी नेचर जो न्यूट्रिशन की नेचर है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की नेचर है, उस नेचर को चेंज कर दे। तो उनमें से कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स बन गए। अब ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स कैसे थे, इन्होंने देखा कि यार अब ऑर्गेनिक खत्म हो रहा है, तो क्यों ना हम कुछ बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक वाले कंस्टिट्यूएंट्स पे काम करें, उनको ऑक्सीडाइज करें और ऑक्सीडाइज करने के बाद उनमें से एनर्जी रिलीज करवाएं और वो एनर्जी अपने अपने आप को जिंदा रखने के लिए यूज करें। अच्छा, फिर धीरे धीरे ऐसे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो हॉट डाइल्यूट सूप के प्रिमिटिव ओशन में थे, उनका भी अमाउंट कम होना शुरू हो गया। तो डेफिनेटली फिर से क्या होगा, डेफिनेटली फिर से जो कंपटीशन है वो बढ़ना शुरू होगा। और देखिए, जब कंपटीशन बढ़ता है तो पॉपुलेशन घटना शुरू होती है। और अगर ऑल्टरनेटिव है तो ऑर्गेनिज्म 100% क्या करते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं कि अगर कोई एक पॉपुलेशन है किसी भी XYZ स्पीसीज की, वो सारे के सारे वेजिटेरियन है या सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन है, धीरे धीरे क्या हुआ कि वेजिटेशन, अगर मान लेते हैं कि वो वेजिटेरियन है, वेजिटेशन जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कम होना शुरू हुई, क्योंकि फीडिंग ज्यादा हो रही थी, ज्यादा लोग थे, ज्यादा इंडिविजुअल थे। अब दो कारण, अब दो उनके पास रास्ते हैं, या तो आपस में लड़ ले, और जब लड़ेंगे तो पॉपुलेशन घटेगी, हो सकता है बहुत ज्यादा घट जाए, ठीक है, या फिर अपने फूड की हैबिट्स को चेंज कर ले। तो एक कहे कि तू घास खा और दूसरा कहे कि नहीं मैं कुछ और फ्रूट्स खा सकता हूँ, मैं कोई और एनिमल को खा सकता हूँ। तो आपका ये बिहेवियर, उस स्पीसीज का बिहेवियर क्या करेगा कि फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंगली एक ही पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट वेराइटीज प्रोड्यूस कर देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी फ्यूचर में हम बात करेंगे डार्विन फिंचेस का, जहां पे एक आइसोलेटेड जगह पे जब फिंचेस के पास रिसोर्सेज खाने के कम हुए, क्योंकि वो एक ही तरह का रिसोर्स या फूड पे डिपेंडेंट थे, तो उन्होंने लड़ने के बजाय ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी फीडिंग हैबिट्स को चेंज कर दें। और जब उन्होंने फीडिंग हैबिट्स को चेंज किया तो उसी सेम आइलैंड पे सेम तरह की फिंचेस, जिनको आपने फिंचेस नॉर्मली कहा होगा, ये शायद आपको पता भी होगा पहले से, उन बर्ड्स की बीक्स के अंदर उनके फूड के अकॉर्डिंगली चेंज आया, शेप में चेंज आया, बट बॉडी के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जहां पे फिर डार्विन की ऑब्जर्वेशन है जो कि हम फ्यूचर में बात करेंगे, तो वो भी एक इसका एग्जांपल है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि बैक्टीरिया या जो प्रोकैरियोट्स है उस प्रिमिटिव हॉट डाइल्यूट सूप में, या कहें उस प्रिमिटिव ओशन के अंदर, उन्होंने अपने फूड हैबिट्स को चेंज करना शुरू किया। और जैसे जैसे फूड हैबिट को चेंज करना शुरू किया, उनके अंदर वेराइटीज का बनना शुरू हुआ। तो मतलब कि कीमोटोट्रॉफ्स भी साथ में रहे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी साथ में रहे। अब जब इनको पता लगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है वो कम हो गया, तो कुछ उनमें से कन्वर्ट हो गए किसमें, फोटोऑटोट्रॉफ्स में, जो कि अनऑक्सीजेनिक थे, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते थे बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। तो ये एक्चुअली में आपके, मैं एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करूं तो सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं, और सल्फर बैक्टीरियाज में ऑक्सीजन नहीं निकलती बल्कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर निकलती है, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ये हम फोटोसिंथेसिस के अंदर कंसीडर करते हैं जब वो चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फोटोट्रॉफ्स मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे थे बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे थे, वो आपके नॉर्मली कौन थे, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। अब पता लगा कि भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ, लेट मी इरेज इट, जो सोर्स के तौर पर यूज की जा रही थी, किस चीज का सोर्स था ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का। जब ये डिप्लीट होना शुरू हुआ, जब इसके अंदर कमी आना शुरू हुई, तो बैक्टीरिया के अंदर फिर से कंपटीशन बढ़ा। बोले अब तो क्या करें भाई, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को चेंज करें, क्या ले, देखा पानी बहुत ज्यादा है ओशन में थे, पानी को हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन यूज करते हैं। और यहीं से वो बात शुरू हुई जब इन बैक्टीरियाज ने, जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे, सॉरी फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे, बट एनऑक्सीजेनिक थे। एनऑक्सीजेनिक का मतलब
ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करवाते समय रिलीज नहीं करते थे। उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन यूज करना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के लिए वाटर को यूज करना शुरू हुआ, तो क्या किया, फोटोसिंथेसिस करवाते समय ऑक्सीजन को इवॉल्व किया। और इनका नंबर सबसे ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर की कमी नहीं थी, और सूर्य देव तो हमेशा रहे, सनलाइट की प्रेजेंस तो हमेशा रही, वो तो आज तक भी है जब से सोलर सिस्टम या यूनिवर्स का बनना हुआ है। तो ये दो सोर्सेज जो कि मोस्ट अबंडेंट थे और डिप्लीट होने वाले नहीं थे, ये इन बैक्टीरियाज को यूज करने आ गए, और इसीलिए इन बैक्टीरियाज का नंबर इतना बड़ा कि देखते ही देखते इन्होंने एटमॉस्फेयर में इतना अबंडेंट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में डाल दिया कि जो एटमॉस्फेयर कभी रिड्यूसिंग हुआ करता था, वो एटमॉस्फेयर अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। और ये जो बैक्टीरिया जहां से शुरुआत हुई, ये नॉर्मली आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA, जिनको आप साइनोबैक्टीरियाज भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये कलर दिख रहा होगा। ठीक है, ये थे वो ऑक्सीजन के रेवोल्यूशन लाने वाले बैक्टीरियाज। और जैसे ऑक्सीजन का रेवोल्यूशन आया, क्या हुआ, एबंडेंट ऑक्सीजन होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे ही ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, बहुत सारी जो सनलाइट से रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस उतना कूल डाउन नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था। वो कूल डाउन के अंदर जो रेट ऑफ कूलिंग है वो थोड़ा बढ़ गया, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे कूल होना शुरू हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ में ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन हुई, जैसे कि मीथेन है, अमोनिया है, उनकी ऑक्सीडेशन होने के बाद वो CO2 N2 और वाटर और बना। ठीक है, ओजोन लेयर ने यूवी रेज को एब्जॉर्ब किया, इसलिए जो भी न्यूक्लिक एसिड बना होगा या जो म्यूटेशन है, जिसके अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस जिस मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, उनमें म्यूटेशन होने के चांसेस कम हुए और वो ज्यादा स्टेबलाइज हुए। अब यहां पर देखें तो कीमोजेनी, यहां पे देखें तो जो कीमोजेनी है, वो कीमोजेनी जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल एवोल्यूशन के साथ रिलेटेड है, उसका यहां पर होना बंद हो गया। कैसे बंद हुआ, जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हुआ, केमिकल एवोल्यूशन बंद हुआ। बट जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, जो बायोजेनी है, वो बायोजेनी यहाँ पर होती रही, और जो सेल्स थे उन सेल्स के अंदर वो चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते रहे। अब सेल के अंदर जो चेंजेस हैं वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के दौरान आएंगे, जैसे कि एक तरह का मैंने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर दिया कि किस तरह से जो सेल्स थे या जो बैक्टीरियाज या जिनको आप कहते हैं कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स थी, उनके अंदर किस तरह से चेंज आया, कैसे कैसे उनके अंदर वेराइटीज बनी, किस तरह से कीमो हेटेरोट्रॉफ्स आपके पास कीमो ऑटोट्रॉफ्स बने, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स आपके पास फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने, और अल्टीमेटली बैक्टीरिया को मजबूरन फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी बनना पड़ा, और ऑक्सीजेनिक वाला, क्योंकि ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे वो एनऑक्सीजेनिक थे, इसमें ऑक्सीजन नहीं रिलीज होती थी, बट इसमें ऑक्सीजन रिलीज हुई। और इस ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से देखिए बैक्टीरिया का कन्वर्जन होना भी तो मजबूरी है, और उसी कन्वर्जन से देखो ऑक्सीजन रेवोल्यूशन आ गया, और उस ऑक्सीजन रेवोल्यूशन से एनवायरनमेंट जो कि पहले रिड्यूसिंग था ऑक्सीडाइजिंग हो गया, जो पहले बहुत ज्यादा अनस्टेबल था वो ज्यादा स्टेबल होना शुरू हो गया, जो पहले बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे था वो धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हो गया। और जब सारी कंडीशंस फेवरेबल हुई, तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में जो रोल प्ले है उसको हम सिंपली इस तरह से समझा सकते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बाद आपके पास यूकैरियोट्स का ओरिजिन हुआ। मतलब अगर हम कंसीडर करें फर्स्ट सेलुलर फॉर्म को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है वो एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हम बहुत तरह के बैक्टीरिया की कैटेगरीज की बात करते हैं, जो ज्यादातर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर या प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया रहे होंगे, वो ज्यादातर आपके आर्की बैक्टीरिया रहे होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि ये जो बात हमने कुछ मिनटों में कर दी, ये करोड़ों सालों की बातें हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, बाकी बैक्टीरियाज आए। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, कुछ बैक्टीरियाज ने खुद को एनारोबिक से एरोबिक शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो एरोबिक है
मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगा, एनारोबिक बैक्टीरिया गेट कन्वर्टेड इनटू एरोबिक बैक्टीरिया। क्यों भाई? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो 20 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये भी हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का एक पार्ट है उसमें हम बताते हैं कि क्यों एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन का करवाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन रेवोल्यूशन के बाद ये सारी कहानी हमने समझ ली। हाँ, अल्टीमेटली क्या हुआ, यूकैरियोट्स का ओरिजिन हुआ, और यूकैरियोट्स का ओरिजिन जो हम टेंटेटिव मानते हैं वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ होगा, जिसमें हम ये मानते हैं कि कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और कुछ अदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल मेम्ब्रेन या कहीं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल के अंदर डेवलप होंगे। अब इसके पीछे ना देखो थोड़ी बहुत कुछ कंडीशंस हैं कि हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल है उनका ओरिजिन दो तरह से हो सकता है, मतलब ये भी एक तरह की थ्योरीज है। पहला जो थ्योरी है वो कहती है कि इन्वेजिनेशन हुआ होगा मेम्ब्रेन्स का, और उन मेम्ब्रेन्स की इन्वेजिनेशन से ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बने होंगे। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यूकैरियोटिक सेल्स ने क्या किया कि कुछ बैक्टीरिया उसको एनगल्फ कर लिया। अब एनगल्फ करने के बाद अगर वो बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव कर रहा है या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो वो बैक्टीरिया आपका एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया, और ये देखिए ये थोड़ा सा प्रूफ हमें इसलिए भी मिलता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, उसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड है, अपने पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो कहीं ना कहीं लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक समय पे एक बैक्टीरिया रहा होगा या एरोबिक बैक्टीरिया रहा होगा जिसको यूकैरियोटिक सेल जैसे सेल ने एनगल्फ करके डाइजेस्ट नहीं किया होगा, बल्कि उसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना दिया होगा। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट की स्टोरी भी हो सकती है कि क्लोरोप्लास्ट एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहा होगा जिसको यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ किया बट उसको खाया नहीं, और अल्टीमेटली वो यूकैरियोटिक सेल खुद प्लांट सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी कहानियां हम कंसीडर कर सकते हैं जहां तक यूकैरियोटिक सेल्स की बात है। बट क्योंकि टॉपिक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल एवोल्यूशन का है या कहे थ्योरी बेस्ड है जो कि ऑपरन हेल्डन ने बताया, तो अल्टीमेटली हमें पता चला कि जो केमिकल एवोल्यूशन है वो अल्टीमेटली किस तरह से लाइफ को ओरिजिन करने में अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो लास्ट स्लाइड है उसमें मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है। देखिए अब यही एक ए सेलुलर फॉर्म जो है वही सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। अब ऐसा माना जाता है कि ऑपरन हेल्डन ने जो थ्योरी प्रपोज की जिसको आप मॉडर्न थ्योरी कह सकते हैं या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक तरह का केमिकल एवोल्यूशन ही रहा होगा। उस केमिकल एवोल्यूशन में कई सारे रिएक्शंस हुए होंगे, बड़े रैंडम रिएक्शंस हुए होंगे, और उन्हीं रैंडम रिएक्शन से कोई फ्रूटफुल रिएक्शंस के प्रोडक्ट जब आए होंगे तो अल्टीमेटली उन प्रोडक्ट्स ने कहीं ना कहीं एक एग्रीगेटेड फॉर्म में इकट्ठे होकर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम किया होगा और एक पहली लाइफ फॉर्म या पहली सेलुलर लाइफ फॉर्म को अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट किया होगा। अब देखिए ये जो कीमोजेनी है जो ऑपरन हेल्डन का एक जो प्रपोज्ड थ्योरी है इसके लिए एविडेंसेस की जरूरत थी, क्योंकि हमें एविडेंसेस चाहिए थे ताकि हम कीमोजेनी को कह सकें कि ये अल्टीमेटली सही बात की गई है। नो डाउट कि मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो इस केमिकल सिंथेसिस या कीमोजेनी वाले प्रोसेस को एक्सेप्ट किया कि हाँ कहीं ना कहीं पहली लाइफ फॉर्म अर्थ पर इसी तरह से ओरिजिनेट हुई होगी। उसके बाद फिर वो जो लाइफ फॉर्म बनी जो फर्स्ट सिंपल सेलुलर लाइफ फॉर्म बनी अर्थ पर 2000 मिलियन ईयर्स अगो, वो उसके अंदर फिर कई सारी डाइवर्सिफिकेशन आई अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेस, और उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करना उसने शुरू कर दिया। अब देखिए कीमोजेनी के सपोर्ट में कुछ हमारे पास एविडेंसेस तो है बट बहुत लिमिटेड से एविडेंसेस हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं हम इस थ्योरी को मोर और लेस एक्सेप्ट करते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरी कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं इस थ्योरी के साथ अभी तक स्टक डाउन होना पड़ा कि हाँ ये जो ऑपरन हेल्डन ने थ्योरी प्रपोज की ये बिल्कुल सही थ्योरी रही होगी। और इस थ्योरी के सपोर्ट में मतलब कि कीमोजेनी के सपोर्ट में मैं कहूं जिसको आप यूजुअली केमिकल एवोल्यूशन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है, और यही ऑपरन हेल्डन की भी बात थी। तो इसके एविडेंस इसके सपोर्ट में हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली दो एविडेंसेस हैं।
देखिए एक एविडेंस तो है जिसके अंदर मिलर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की जाती है, बड़ी ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लेबोरेटरी कंडीशन में, लैब के अंदर जिसको हम बोले कि इन विट्रो कंडीशन के अंदर आर्टिफिशियली उन्होंने एक सेटअप बनाया, और उस सेटअप का मेन जो बेस था वो ये था कि उस सेटअप के अंदर प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर या प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ को मिमिक किया, उसकी नकल की, कि भाई जैसा एटमॉस्फेयर अर्थ पे शुरुआती दौर पर जब अर्थ बन रही थी, जब ये सारे इवेंट्स चल रहे थे, रहा होगा, अगर वैसा एटमॉस्फेयर अगर हम इस सेटअप के अंदर रखते हैं, तो क्या हमें कोई चीज ऐसी मिलती है, कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है जिस प्रोडक्ट को मिलने के बाद हम ये कह सकें कि हाँ, कहीं ना कहीं केमिकल सिंथेसिस या केमिकल रिएक्शन से ही फर्स्ट लाइफ फॉर्म अर्थ पर बनी होगी। तो मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ, और सेम सेटअप के साथ जब दुनिया भर में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने सेम सेटअप को अपने अपनी लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया, तो देखा कि उनको कहीं ना कहीं कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे मिले जो कि लिविंग फॉर्म्स या कहें सेल के प्रोटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए। अगर इनका बनना था तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज हमें बहुत हद तक नहीं प्रूव कर पाई, बट कहीं ना कहीं हमें ये एक हल्का सा एक आइडिया जरूर देती है कि कहीं ना कहीं केमिकल सिंथेसिस या केमिकल रिएक्शंस का बहुत बड़ा रोल रहा होगा पहली लाइफ फॉर्म को बनाने में अर्थ के ऊपर। और दूसरा जो एविडेंस है, जो एनसीईआरटी भी कहती है, कि कुछ मीटेराइट्स जो हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरे, जब हमने उनका केमिकल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि वो सेम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसे उसके अंदर कंपोनेंट्स देखने को मिले, जहां से हमें कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा कि जैसा जो काम या केमिकल सिंथेसिस या केमिकल एवोल्यूशन धरती पे रहा होगा, वैसा ही कहीं ना कहीं आउटर स्पेस में किसी ना किसी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर चल रहा होगा। तो ये बड़े लिमिटेड एविडेंसेस है, बट क्या करें कि क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है नहीं, बाकी की थ्योरीज हमें इतनी ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उन थ्योरीज का ज्यादा बेस नहीं है। बट कहीं ना कहीं ऑप्टन हेल्डन की जो मॉडर्न थ्योरी थी, या जिसको आप कहें कीमोजेनी थी, उसका कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये इन्वॉल्वमेंट केमिकल रिएक्शंस का 100% लाइफ फॉर्म को बनाने में रहा होगा। अब देखिए जो फर्स्ट मैं एविडेंस की बात कर रहा हूं जो कि इन सपोर्ट ऑफ कीमोजेनी है, वो मिलर्स एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए मिलर के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था वो कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने कहा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को मिमिक किया। तो यहाँ पे हम सपोर्ट के तौर पर दो पॉइंट्स की बात जरूर करेंगे। पहला पॉइंट हम करेंगे कि जो मिलर एक्सपेरिमेंट है, उस मिलर एक्सपेरिमेंट ने किसी हद तक हमें कीमोजेनी के सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड किए कि हाँ, कीमोजेनी हो सकती है, केमिकल एवोल्यूशन हो सकता है। दूसरा था कि जो मीटेराइट्स हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरे, उनको जब हमने एनालाइज किया, तो मीटेराइट्स के अंदर कुछ ऐसे कंपोजिशन, कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कहें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें कंपोनेंट्स देखने को मिले, जहां पे हमें पता चला कि कहीं ना कहीं इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिलना मीटेराइट्स पर हमें ये बताता है कि किसी न किसी आउटर सरफेस, आउटर स्पेस पर सेम इवेंट चल रहे होंगे जैसे हमारी अर्थ पे भी चले, जिसकी वजह से फर्स्ट लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिली। देखिए तो ये दो एविडेंसेस हैं, बट एविडेंसेस लिमिटेड है, और इसलिए एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है कि जो ये फर्स्ट हाफ है एवोल्यूशन का, या कहें पहली लाइफ फॉर्म के बनने का, वो एक कंजक्चर थ्योरी है, या कहें स्टोरी, जो एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। कंजक्टर स्टोरी का मतलब होता है कि हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट एविडेंसेस, क्योंकि हमारे पास कोई और जरिया नहीं है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन है कीमोजेनी का या केमिकल एवोल्यूशन का, वो किस पे आधारित है? इनकम्प्लीट एविडेंसेस के ऊपर आधारित है। ठीक है, और यही कारण है कि ये जो कीमोजेनी है, केमिकल एवोल्यूशन है, वो मोर और लेस एक्सेप्टेड है। बट कोई आपसे पूछे कि क्या इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव है, कोई और थ्योरी है जो हमें ज्यादा अच्छे ढंग से समझा सके कि केमिकल एवोल्यूशन की जगह पे कुछ और इवेंट्स रहे होंगे जिससे फर्स्ट लाइफ फॉर्म अर्थ के सरफेस पे आई होगी, तो मैं कहूंगा अभी फिलहाल के लिए तो नहीं। इसलिए तो हमारे पास कहीं ना कहीं मेजोरिटी लोगों की ये मानती है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइफ फॉर्म का जो रीजन है वो इसी तरह से धरती पर आया होगा थ्रू केमिकल रिएक्शंस।
तो बड़े ही लिमिटेड एविडेंसेस हैं जो कि केमिकल एवोल्यूशन के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास दो ही एविडेंसेस हैं। एक एविडेंस है मिलर जे का एक्सपेरिमेंट, और दूसरा जो एविडेंस है वो है मीटेओराइट्स का जो एनालिसिस हुआ जो अर्थ के सरफेस पे गिरे, और हमने देखा कि उन मीटेओराइट्स के ऊपर जो भी कंपोनेंट्स थे, जब उनका केमिकल एनालिसिस हुआ कि सेम प्रोसेस जो कि अर्थ पे चल रहा था लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आउटर स्पेस में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। तो देखिए मीटेओराइट्स का तो एक लिमिटेड एविडेंस है, बट जो मिलर एक्सपेरिमेंट है, मिलर जी एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, 1953 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट बड़ा ही फेमस हुआ क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट ने कहीं ना कहीं केमिकल एवोल्यूशन के सपोर्ट में कुछ एविडेंस दिया। कंप्लीट प्रूफ तो नहीं मिला कि पहली लाइफ किस तरह से बनी होगी, बट लाइफ को बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना ही हमारे लिए इतना बड़ा एक हिंट था कि 100% कहीं ना कहीं रिएक्शंस जो कि केमिकल बेस्ड होंगे, उन्होंने लाइफ फॉर्म को बनाने में अपना मेजर रोल प्ले किया होगा। देखिए एविडेंसेस भले ही लिमिटेड है केमिकल एवोल्यूशन को लेकर, तभी तो मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि साइंटिस्ट जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कंजक्टर स्टोरी है। मतलब कि जो एविडेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट एविडेंसेस हैं, बट मजबूरी ये है कि उन एविडेंसेस के बिहाफ पर हमें एक कंक्लूजन निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास इससे बेटर कोई और अच्छी थ्योरी नहीं है। जो भी बाकी थ्योरीज हमने डिस्कस की थ्रू आउट दी लेक्चर, इससे प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया, उन थ्योरीज में कोई ज्यादा मैं कहूँ तो वर्थ नहीं है एज कंपेयर टू ऑपन हेल्डन थ्योरी। क्योंकि ऑपन हेल्डन थ्योरी जो है, जिसको आप मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, वही आपके केमिकल एवोल्यूशन को समझाने की कोशिश करती है। तो मिलर एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो 1953 के अंदर हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, मतलब उस एक्सपेरिमेंट में मिलर जी ने किस तरह से उस एक्सपेरिमेंट में जो भी सेटअप था उसे रखा। ये है, ये सेटअप एक आउटलाइन है मिलर एक्सपेरिमेंट की, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। 1953 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, ठीक है। और मिलर जी जो थे वो एक स्टूडेंट थे एक साइंटिस्ट के जिनका नाम था उरे हरॉल्ड, ठीक है। मिलर जी का पूरा नाम था स्टैनले मिलर, अमेरिकन साइंटिस्ट। तो उन्होंने इस सेटअप पे क्या किया, देखिए सेटअप का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इस सेटअप में मिलर जी ने क्या किया, मिमिक किया, नकल की, किसकी, अर्थ के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट की। ठीक है। अब अर्थ का प्रिमिटिव एनवायरनमेंट की नकल करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए नकल करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब अर्थ बनी होगी तो कहीं ना कहीं जो पहली लाइफ फॉर्म आई होगी वो उसी एनवायरनमेंट में ओरिजिनेट हुई होगी जैसा एनवायरनमेंट अर्थ के बनने के दौरान रहा होगा। और जैसे कि हम प्रीवियसली लेक्चर में समझ चुके हैं कि अर्थ के एनवायरनमेंट, खासतौर पर जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, उसकी जो नेचर थी वो रिड्यूसिंग थी, हाई टेम्परेचर रहा होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे अर्थ के ऊपर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स जो चल रही होंगी, या यूवी रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे सन के थ्रू आ रही होंगी, या कहीं साथ में लाइटनिंग जो हो रही होगी क्लाउड्स के बीच में, उन सब ने एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम किया होगा, जिसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस मॉलिक्यूल्स के बीच में हुए होंगे, और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपके ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और अल्टीमेटली एक पहली ए सेलुलर फॉर्म आई होगी, और उसी ए सेलुलर फॉर्म को इवॉल्व होते होते सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। तो किस तरह से इवेंट्स रहे होंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पे केमिकल एवोल्यूशन के तौर पर इसको समझाने का है। तो इस सेटअप में सबसे पहले मिलर जी ने क्या किया कि जो भी इसके अंदर एयर ही, तो खास तौर पर अगर मैं कहूं तो ऑक्सीजन का कंटेंट या ट्रेसेस इसके अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ को मिमिक कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि इसके अंदर का जो एनवायरनमेंट हो वो ऑक्सीडाइजिंग बिल्कुल ना हो। तो उन्होंने क्या किया, वैक्यूम लिया, और वैक्यूम की मदद से इसका जो भी अंदर था वो सब कुछ रिमूव कर दिया। कोई भी पार्टिकल इसके अंदर होना नहीं चाहिए, खासतौर पे ऑक्सीजन के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए, वो आपके एक्सपेरिमेंट के सेटअप को खराब कर सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो हमने यहाँ पर मिमिक करना है वो रिड्यूसिंग इन नेचर होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने क्या किया, देखिए एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव अर्थ की बात करें, प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो वहां पे वाटर वेपराइज्ड फॉर्म में था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था।
तो उन्होंने क्या किया कि वाटर को यहाँ पे बॉईल किया। अब जो बॉइलिंग वाटर है उसके वेपर्स क्या होंगे, इस पूरे सेटअप के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और साथ ही साथ में उन्होंने कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स को यूज किया, और वो भी एक पर्टिकुलर रेशियो में। ठीक है, अब गैसेस मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर रेशियो में क्यों यूज किया, क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये देखा गया कि जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहे होंगे, बहुत सारे थे, बट यहाँ पे हमने कुछ मेजर गैसेस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करना है, वो कुछ इस तरह की क्वांटिटी में एक दूसरे के रिलेशन में रहे होंगे। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज किए गए उसमें आपके पास उन्होंने मीथेन यूज किया, अमोनिया यूज किया, और साथ में हाइड्रोजन यूज किया। और जो रेशियो ली वो किस तरह से ली, 2:1:2। और साथ में इन गैसेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स लिए। और उन इलेक्ट्रोड से क्या करवाया होगा, देखिए इलेक्ट्रोड है तो क्या करवाया होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया होगा। अब मैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे क्यों करवाना चाहूंगा, या वो क्यों करवाना चाहेंगे, क्योंकि अर्थ मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में उस एनर्जी का जो मेन रोल या कहें जो सोर्स रहा होगा वो आपके लाइटनिंग रही होगी, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। यूवी रेडिएशंस तो है, बट यहाँ पे हम यूवी रेडिएशन का सेटअप नहीं कर सकते। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स भी हैं, बट यहाँ पे वॉल्केनिक स्टॉर्म्स का सेटअप नहीं कर सकते। तो एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इन गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो और अल्टीमेटली हमें कुछ देखने को मिले, ऐसा कुछ देखने को मिले, या तो सेल बन जाए, जो कि सेल तो नहीं बना होगा, बना ही नहीं था, या तो कुछ सेल के प्रोटोप्लाज्म के कुछ कंपोनेंट्स बन जाए, जिससे हम कहीं ना कहीं एक हमें हिंट मिल जाए कि कहीं ना कहीं रिएक्शंस कुछ इस तरह से इन्वॉल्व रहे होंगे पहली लाइफ फॉर्म को बनाने के लिए। ठीक है, अब वेपर्स भी हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थे, साथ में गैसेस भी हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स भी हमने एक पर्टिकुलर रेशियो में यहाँ पे ले लिए। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया, अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया, साथ में एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। ऐड क्या करना है कि टेम्परेचर का भी खास ध्यान रखा होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में रहा होगा वो बहुत ज्यादा था। तो यहाँ का जो टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया था। ठीक है, अब जब ये सारा सेटअप हो गया उसके बाद हमने इसको कंडक्ट करवाया, मतलब इसको शुरू किया। और शुरू करने में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को यहाँ पर करवाया, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से 100% कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में हाई टेम्परेचर भी है, वाटर वेपर्स भी है, उनके बीच में कहीं ना कहीं रिएक्शन हुआ होगा। अब ये रिएक्शन होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बने होंगे उन मॉलिक्यूल्स को हमने एनालाइज किया होगा, बट मॉलिक्यूल्स को एनालिसिस के लिए क्या करना पड़ा, इकट्ठा करना पड़ा। और इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए आपको, वाटर वेपर्स ऑलरेडी है इस सेटअप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वाटर वेपर्स घूम रहे हैं। अब वाटर वेपर्स जो है उनको आपने कंडेंस करना है। अब कंडेंस करने के लिए क्या है, क्योंकि वाटर वेपर्स के अंदर ही वो गैसेस मॉलिक्यूल्स भी जिन्होंने कुछ ना कुछ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बनाया होगा, तो उन्होंने यहाँ पे कंडेंसर का यूज किया। अब कंडेंसर में क्या है कि एक तरफ से कूल डाउन करने के लिए वाटर का इनलेट है, और दूसरी तरफ से जो वार्म वाटर है या जो हॉट वाटर है वो की बाहर निकाला जा रहा है। तो इस सेटअप के बाहर ये कंडेंसर लगा हुआ है, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स खास तौर पे वाटर के इस कंडेंसर के आसपास आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस होने के बाद उनके साथ जो जो मॉलिक्यूल्स बने होंगे उसको वो साथ में ड्रेन आउट कर देंगे, और ड्रेन आउट करने के बाद जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बने होंगे वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे इस जगह पे। और जब इकट्ठा होने के बाद मिलर जी ने इसको एनालाइज किया कि क्या कुछ इनके अंदर नई चीज बनी है, क्या कोई सेल तो नहीं बन गया। जैसे कि मैंने कहा कि सेल तो नहीं बना, बट डेफिनेटली जब मिलर जी ने इस सोल्यूशन को, जो कि कंडेंसेशन के बाद यहां पे आया, अब्सॉर्ब किया, तो उन्हें क्या देखने को मिला, उन्हें देखने को मिला कि कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, खास तौर पे जो अमाइनो एसिड्स थे वो बने यहां पर। और जैसे हम सबको पता है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन्स के, और प्रोटीन्स जो होता है वो हमारा मेजर कंपोनेंट होता है सेल के प्रोटोप्लाज्म का। तो ये हमें एक हिंट दे रहा है। और कौन कौन से जो अमाइनो एसिड्स हैं खास तौर पे यहाँ पे बने, उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो बेटर होगा। 3 अमाइनो एसिड्स मिलर जी ने ऑब्जर्व किए, जिसमें आपके पास ग्लाइसिन था,
एलानाइन था और एस्पार्टिक एसिड। और ये सेम सेटअप बाकी भी साइंटिस्ट लोगों ने पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे किया और कोशिश की कि हमें भी कुछ इस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसे हिंट मिले जिससे हम ये भी कह सकें कि ये जो केमिकल एवोल्यूशन वाला जो प्रपोज्ड थ्योरी है ये कहीं ना कहीं वैलिड थ्योरी है। तो जब उन्होंने किया तो कईयों को नाइट्रोजन बेसिस मिले, कईयों को फैटी एसिड्स मिले, कईयों को ग्लिसरॉल मिला। तो कहीं ना कहीं जो मिलर एक्सपेरिमेंट था वो एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा था कि जो पहली लाइफ फॉर्म है उसमें सबसे मेन रोल या कहें जो इनिशिएटिव रोल था वो केमिकल एवोल्यूशन या कहें केमिकल रिएक्शंस का रहा होगा, जो कि इस तरह के प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं हमारे उस मल्टी बिलियन ईयर्स अगो हुआ होगा, जिसका कारण हमारा आज के दौर पर जो हम लाइफ देख रहे हैं वो है। अब इसके साथ साथ कुछ देखिए, अब ये एक मिलर एक्सपेरिमेंट है। मिलर एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया, कुछ ये सारा सेटअप है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है क्योंकि इस सेटअप से कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब एक लाइन है जिस लाइन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो लाइन क्या कहती है। वो लाइन है कि वर्जन ऑफ एबायोजेनेसिस या एबायोजेनेसिस कह सकते हैं। देखिए अब ये लाइन क्या कहना चाहती है, इसको इस तरह से लिखिए, वर्जन ऑफ एबायोजेनेसिस या एबायोजेनिक मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, तो वो ज्यादा बेटर होगा। जस्ट लेट मी इरेज इट। ठीक है, तो क्या कह रहा है वर्जन, ये जो थ्योरी है वो किसका वर्जन है, एबायोजेनेसिस का। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लिविंग फॉर्म है वो एक नॉन लिविंग फॉर्म से आई है। देखिए एक एबायोजेनेटिक थ्योरी भी है, ठीक है, जो ये कहती है, जो हमने शुरू में पढ़ी कि कोई भी चीज जो लिविंग है वो किसी नॉन लिविंग से प्रकट होती है। यहाँ पे प्रकट कुछ नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है जो कि एक लिविंग फॉर्म में नहीं है, एक लिविंग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप उसे लिविंग नहीं कह सकते हैं, तो उन इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में जो रिएक्शन हुए उन रिएक्शन का कारण है कि पहली लिविंग फॉर्म आई। क्योंकि लिविंग फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स के हिस्से थे। अगर हम शुरू में बात करेंगे किस तरह से केमिकल एवोल्यूशन हुआ, तो एटॉमिक फेज था, फिर एटॉमिक फेज के बीच में रिएक्शन हुआ तो आपके पास इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आए, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में रिएक्शन हुआ तो आपके पास सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में अरेंजमेंट या रिएक्शन आप कह सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने पहली एसेलुलर फॉर्म बनाई। एसेलुलर फॉर्म के बाद आपके पास वो एसेलुलर फॉर्म थोड़ी मॉडिफाई हुई, थोड़ा सा उसके अंदर म्यूटेशन हुई, थोड़ा उसके अंदर चेंज आया तो पहली सेलुलर फॉर्म आई। फिर उस सेलुलर फॉर्म के बाद फिर आपका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से जो आप आज के दौर पर डाइवर्सिटीज देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइन को मैं समझाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो केमिकल एवोल्यूशन है वो एक तरह का एबायोजेनेसिस है। एबायोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि केमिकल रिएक्शंस एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स में बन रहे हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस, या फिर इसको इस तरह से आप कंसीडर कर लीजिए कि एबायोजेनिक मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हुई उसकी वजह से आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद फिर वो जो कहानी जो स्टोरी हम ऑलरेडी बार बार रिपीट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता चला। तो एबायोजेनिक मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसको आप कह सकते हैं कि जो पहली लाइफ फॉर्म है वो बहुत स्लोली एरोज हुई, किससे, थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब इस लाइन का यही है कि जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो रिएक्शंस हुए धीरे धीरे उन रिएक्शंस ने कहीं ना कहीं लिविंग मॉलिक्यूल्स को ओरिजिनेट किया, जो कि केमिकल एवोल्यूशन या कीमोजेनी का सबसे बड़ा बेस बनता है। तो लिमिटेड एविडेंसेस थे, इसलिए कंजक्टर ये कंजक्टर थ्योरी हम इसे मानते हैं, जिसका मतलब है कि हमने लिमिटेड एविडेंसेस के बिहाफ पे एक कंक्लूजन निकाल दिया कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारा फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनी होगी इस अर्थ के ऊपर। अब इसके बाद क्या है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, बट जैसे ही फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बनी, खास तौर पर जिसको हम प्रोकैरियोट्स के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हम उनको आर्किबैक्टीरियस के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर पर जब भी हम आर्किबैक्टीरियस की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि आर्किबैक्टीरियाज हमेशा हार्श एंड जिसको कहें कि बड़ी टफ कंडीशंस में देखने को मिलते हैं।